गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टेट ऑफ मैटर को आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है, ये कंपल्सरी है कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो देखो, पार्शियल प्रेशर को समझते हैं कि हमारे पास में कोई गैसियस मिक्सचर है और इस गैस के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर एक से अधिक प्रकार की गैसें प्रेजेंट है। मोर देन वन टाइप ऑफ द गैसेज आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, ए बी सी डी। ठीक है, और ये ए बी सी और डी सभी जो हैं गैस की, जो इस कंटेनर की वॉल पर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो टोटल प्रेशर इन सबके लगाए हुए प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। जो टोटल प्रेशर लगेगा इस कंटेनर की वॉल के ऊपर इन सबके प्रेशर के बराबर होगा। तो किसी एक गैस के द्वारा जो लगाए जाने वाला प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ द प्रेशर विच इज अप्लाइड ओनली ए सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स इन ए गैसियस मिक्सचर। किसी गैसियस मिक्सचर के अंदर, किसी गैसियस मिक्सचर के अंदर सिंगल गैस के द्वारा या सिंगल गैसियस पार्टिकल्स के द्वारा जो लगाया गया जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर which is applied by single gaseous molecule in gaseous mixture। अब ए बी सी डी इसमें चार प्रकार के गैसियस मिक्सचर हैं। अब इन गैसियस मिक्सचर में से ए के द्वारा जो लगाया जाने वाला प्रेशर होगा, गैसियस मॉलिक्यूल ए के द्वारा जो लगाया जाने वाला जो प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो हमको सबसे पहले पार्शियल प्रेशर को समझना था, उसके बाद में हमें डाल्टन पार्शियल प्रेशर जो है समझ में आएगा। तो देखिए, अब चलते हैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर लो। ठीक है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लो क्या कहता है? डाल्टन पार्शियल प्रेशर लो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लो क्या कहता है? प्रेशर लो, ठीक है, ये कहता है when in a gaseous mixture when in a gaseous mixture there are more than one type of gaseous molecule, there are more than one type of gaseous molecule. So according to the Dalton law, the total pressure of mixture is equal to the total pressure of the mixture is equal to the partial pressure of each gas, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि
यदि किसी गैसियस मिक्सचर के अंदर एक से अधिक गैसें प्रेजेंट है, यदि किसी गैसियस मिक्सचर के अंदर एक से अधिक गैसें प्रेजेंट है तो उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर जो होगा उन सभी गैसों के हर एक के पार्शियल प्रेशर के सम होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली जैसे सपोज कीजिए ये मिक्सचर है हमारे पास में, इसमें ए बी सी और डी 4 प्रकार की गैसें प्रेजेंट है, 4 गैसियस टाइप के गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो पी टोटल जो होगा वो किस प्रकार से होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। पी टोटल तो है टोटल प्रेशर, पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी सी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और पी डी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। तो इस प्रकार से आप लोग जो है पी ए पी बी पी सी पी डी जो है आप निकाल सकते हो कि क्या है। ठीक है, कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट। ठीक है, तो अब हम इसको मैथमेटिकली और ड्राइव कर लेते हैं डाल्टन के लॉ को। देखिए मिटा देता हूं, इसको उतार लेना आप लोग। सपोज कीजिए हमारे पास में जो है 3 गैसें हैं। एक गैस का नाम हम लिख देते हैं गैस नंबर 1, गैस नंबर 2 और गैस नंबर 3। 3 गैसें हैं, एक गैस का नाम गैस नंबर 1 है, दूसरी गैस का नाम गैस नंबर 2 है और तीसरी गैस का नाम जो है हमारे गैस नंबर 3 है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके हमारे पास में N1 मोल प्रेजेंट हैं गैस के, इसके हमारे पास में गैसियस मॉलिक्यूल में N2 मोल प्रेजेंट है और इसके हमारे पास में N3 मोल जो है हमारे पास में प्रेजेंट है। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि इसके पार्शियल प्रेशर की बात करें तो इसका पार्शियल प्रेशर जो है हमारे पास में हम मान लेते हैं PA1, इसका पार्शियल प्रेशर P2 और इसका पार्शियल प्रेशर P3 मान लेते हैं। अब हमारे इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर nRT। अब यदि हम इसमें से केवल P टोटल निकालना चाहें, टोटल प्रेशर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, nRT अपॉन V। इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं P टोटल। ठीक है, तो देखिए इसमें P1 निकाल लेते हैं तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर P1 बराबर हो जाएगा N1 RT अपॉन V। इसी प्रकार से P2 निकाल लो, P2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 RT अपॉन V। इसी प्रकार से P3 हो जाएगा RT अपॉन N3 RT अपॉन V। तो हमारे पास में P1 P2 P3 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब यहाँ पे अपन जो है यहाँ हम डाल्टन्स लॉ लगा लेते हैं। डाल्टन लॉ क्या है कि P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। P टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, P टोटल बराबर वो आ जाएगी हमारे पास में N RT अपॉन V। चलो P टोटल की वैल्यू रहने दो, अपन तो केवल P1 P2 P टोटल की वैल्यू रहने दो। ऐसे कैसे, P टोटल P1 का मान रख दीजिए N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V। हमने P1 P2 P3 की वैल्यू रख दी। अब इनमें से हम RT अपॉन V को कॉमन ले लेते हैं तो P टोटल बराबर क्या हो गया हमारे पास में, P टोटल बराबर हमारे पास में हो गया RT अपॉन V और N1 प्लस N2 प्लस N3।
ये हमारे पास में पी टोटल की वैल्यू आ गई है। एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब P1 की वैल्यू को P टोटल से डिवाइड करने पर, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। P1 is divided by P1 is divided by P टोटल। P1 को P टोटल से डिवाइड कर दो तो P1 और यहाँ पे P टोटल। P1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है? P1 की वैल्यू थी हमारे पास में N1 और RT अपॉन V, और P टोटल की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी? N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। RT अपॉन V से RT अपॉन V कट गया, तो हमारे पास में क्या आ गया? P1 बराबर P टोटल और N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 N1। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता हो मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और मोल फ्रैक्शन को हम x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पहले कंपोनेंट का है तो इसलिए x1 आ जाएगा। तो P1 अपॉन P टोटल इजगल टू x1 लिख दूँ, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है। और यदि इसको मैं और एक्सचेंज करके लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं कि P1 बराबर P टोटल इंटू x1। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट the partial pressure of the gas is equal to the multiplication of total pressure and mole fraction and मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर जो है टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है। और कौन सा किसका मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन उसका जिस कंपोनेंट का हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो ये समझ में आ गया होगा, आप आराम से वीडियो को देख लेना। तो ये आप लोगों का जो है आपका जो फर्स्ट लॉ था वो डाल्टन पार्शियल प्रेशर जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम लोग जो स्टार्ट करते हैं ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। देखो बच्चों, डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी होती है वो गैसों के अंदर पाई जाती है। मतलब गैसें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करती है, जिसमें हमें किसी प्रकार का फोर्स वगैरह लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब यदि सिलेंडर के पिस्टन को दबाएंगे तो एलपीजी अपने आप बाहर भागी, क्योंकि सिलेंडर के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज़्यादा, और सिलेंडर के बाहर एलपीजी की कंसंट्रेशन बहुत क्या है? कम। तो जैसे ही पिस्टन दबाओगे वैसे ही गैस जो है तुरंत बाहर निकल के आ जाएगी। इसका मतलब गैसों का ये नेचर होता है
कि गैसें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो एक लाइन लिख लीजिए डिफ्यूजन की डेफिनेशन, द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन इज दैट, द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन इज दैट gases are flow, gases are flow from higher concentration to lower concentration. That property is known as diffusion. अब डिफ्यूजन जो होता है सबसे ज़्यादा गैसों में पाया जाता है और सबसे कम जो होता है वो सॉलिड में पाया जाता है। हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ग्राहम ने क्या डिफ्यूजन को लेके एक रूल दिया था, वो ये रूल था कि जो डिफ्यूजन की रेट है, डिफ्यूजन की जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के अंडर रूट के, डेंसिटी के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या था ग्राहम डिफ्यूजन लॉ? अकॉर्डिंग टू द ग्राहम diffusion law, according to Graham diffusion law, the rate of diffusion of the gas is directly proportional, the rate of diffusion of the gas is directly proportional, sorry मैं गलत लिख गया, inversely proportional, inversely proportional to the under root of डेंसिटी। मतलब यदि रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम R से रिप्रेजेंट करें और डेंसिटी को हम D से रिप्रेजेंट करें तो ये जो लॉ है वो कहलाता है ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन R क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और ये D जो है आपका क्या है, डेंसिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी के इनवर्सली होता है, ठीक है। अब मैथमेटिकली उसने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया वो देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। देखिए देखिए सपोज कीजिए दो गैसें ले लेते हैं हम, एक गैस का नाम 1 लिख देते हैं और दूसरी गैस का नाम 2 रख देते हैं। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है R1, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है R2, इसकी डेंसिटी D1, इसकी डेंसिटी D2, इसका मॉलिक्यूलर मास M1, इसका मॉलिक्यूलर मास M2, ठीक है। इसका टाइम आप T1 मान लीजिए और इसका टाइम आप T2 मान लीजिए। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नोट करने के बाद में अब इसको अपन लिख लेते हैं दोनों चीज़ों को रूल्स के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√D1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, एंड R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√D2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो R1/R2 बराबर √D2/D1। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में, बता लीजिए इसको, R1/R2 बराबर √D2/D1 हमारे पास में
आ गई है। चलो इसके बाद में हम देखते हैं इसी को एक आध रूप और निकाल, एक आध ग्राम डिफिजन लुके एक आध फॉर्म और हम कैलकुलेट करते हैं। मिटा देता हूँ इसको मैं। देखिए जो डेंसिटी जो होती है किसी भी गैस की डेंसिटी जो होती है वो उसके मॉलिक्यूलर मास की आधी होती है, हाफ ऑफ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज half of we know that the density of any gas is half of its molecular mass। तो क्या हो जाएगा m/2 इसका मान हो जाएगा m/2। तो हमारे पास में d1 बराबर तो क्या हो जाएगा m1/2 और d2 बराबर क्या हो जाएगा m2/2। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या आई थी अपन r1/r2 बराबर √d2/d1। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर जो है d1 और d2 के वैल्यू पुट कर दें। इन दिस इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ d1 एंड d2, d1 और d2 की वैल्यू पुट कर दें तो देखो क्या आ जाएगा r1/r2, d2 की वैल्यू क्या रखोगे m2/2 और इसकी वैल्यू क्या रखोगे m1/2। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई r1/r2 बराबर √m2/m1। तो ये नया ग्राहम का जो डिफ्यूजन लॉ है उसका नया फॉर्म जो है हमारे पास में आ गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म ऑफ द ग्राहम लॉ। ठीक है, थर्ड फॉर्म मिटा देता हूं इसको मैं। अगला थर्ड फॉर्म जो है, पहला तो r1 बराबर r1/r2 इजगल टू √d2/d1 हो जाएगा। दूसरा r1/r2 इजगल टू √m2/m1 हो जाएगा। तीसरा देखो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज inversely proportional to the time which is taken in diffusion, कि जो टाइम डिफ्यूजन में लगा है उस टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो यदि तो इसके अनुसार r1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/t1। इसको इक्वेशन नंबर लगा लो। जो r2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t2, इसको इक्वेशन लगा लो। r1/r2 कर दो, इसको x लगा दो, इसको y लगा दो। x इज डिवाइडेड बाई y। तो क्या हो जाएगा r1/r2 बराबर T2/T1 हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास में थर्ड फॉर्म आ गई। तो इस प्रकार से हमारे पास में डिफ्यूजन रेट की जो है 3 इक्वेशंस हमारे पास में आ गई है। ये भी आप उतार लीजिए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो हमारे पास में है 3 प्रकार की
आ गई है। कौन कौन सी है देखिए, R1/R2 बराबर √D2/D1 बराबर √M2/M1 बराबर T2/T1। तो ये 3 रूप जो है डिफ्यूजन के ग्राहम्स लॉ, डिफ्यूजन लॉ के अंदर आए थे। तो हमारा इसी के साथ जो है गैसियस स्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो में हम जो है लिक्विड स्टेट को लेकर आएंगे, नहीं सॉरी, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेज एक टॉपिक रह गया है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज के बाद में हम गैसेस स्टेट के अंदर जाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत कुछ है, बहुत बहुत हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच।